World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाज जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। नवाज शरीफ की सेहत फिर खराब, शाहीन फिर नाकाम, हवा की बेटियां गैर महफूज, और कितनी महंगाई। और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान जाने से कबल दफ्तर में उनका आज आखिरी दिन है। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि लंदन में मेरे खिलाफ 4 साल मुजाहिरे किए गए। उनका क्या मकसद था? जिनको सियासी मुजाहिरे करने हैं पाकिस्तान जाकर करें। बरतानिया में सबको पाकिस्तानी बनकर रहना चाहिए। मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का लंदन में घेराव किया गया। कायद नून लीग का कहना था कि जिन सहाफियों ने हमारे हक में लिखा उनका शुक्रिया। तनकीद बलाए इस्लाह होनी चाहिए। गीबत, चुगली और बहतानबाजी से सहाफियों को परहेज करना चाहिए। मुस्लिम लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती। मुशर्रफ दौर में जेल नहीं काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। वो वापस आकर तरक्की के सफ़र को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ। 21 अक्टूबर को खुद मुआशी प्लान बताएंगे। रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगाया। साबिक़ा दौर में मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया गया। इंशाअल्लाह वो तशरीफ ला रहे हैं और यकीनन डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद वो तशरीफ ले आएंगे। अगर डीलें होती तो फिर नवाज शरीफ को डील मिलती। मुशर्रफ दौर में उसको जलावती काटनी ना पड़ती। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान दोबारा तशरीफ ला रहे हैं। कानूनी जो रुकावटें कोई हायल नहीं। हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियाँ साहब को गो हेड दिया, वो तशरीफ लाएं और इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर ख़त्म हुआ या उसको ख़त्म कर दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ तशरीफ़ लाएंगे। वो अपना जो माशी प्रोग्राम, जो कौम की इस तकदीर को बदलने का जो उनके ज़हन में खाका है, वो 21 अक्टूबर को खुद अपनी ज़ुबानी आपको इंशाअल्लाह अपनी ज़ुबान से बताएंगे। हम फिर फौर अपनी सियासत को बचाने के लिए रियासत को डबो देते। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी के कि अगर सियासत को नुकसान पहुंचता है पहुंचे, रियासत बच जाए। और आपको बताएं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल का अर्जा लाहक है। उन्हें शुगर और दीगर अमराज की वजह से फॉलोअप की ज़रूरत है। माजी में नवाज शरीफ में अंजाइना की अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था। मर्ज की अलामात बढ़ने पर नवंबर 2022 में स्टंट भी डाले गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ को लाहक तिब्बी मसाइल। मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल का अर्जा लाहक है। माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से उनका चेकअप किया जाता रहा। बरतानिया के अस्पताल ने मेडिकल रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया, अंजाइना की अलामत और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोका गया था। मर्ज की अलामत बढ़ने पर नवंबर 2022 में दोबारा एंजियोप्लास्टी की गई। इस दौरान नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं साजिशी थेरी पर यकीन नहीं रखता। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। जनवरी के आखिर में इंतखाब कराने के ऐलान पर यकीन किया जाए। मईशत के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है IMF का अगला इक्तिसादी जायजा कामयाब होगा। ये इसके लिए कॉन्फिडेंट होने की क्या जरूरत है? अगर मैंने ट्रैवल करना ही आपने करना है तो आपने फैसला करना ही, किसी और ने फैसला करना है। वक्त पे वकला जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे। किसको नहीं मिली इस मुल्क में? मुझे 2 साल 4 साल में पीछे बता दें किसी ने प्रोटेक्टिव बेल मांगी तो नहीं मिली। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव ही नहीं करता कि उसमें हर बंदा अपनी अपनी स्पेकुलेशन करता है। वी शुड बिलीव इट। अगर इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना और वो कह रहे हैं कि हम जनवरी के एंड में करवा देंगे, तो जो भी हमारी कुव्वत है सब मिल के काम करती हैं और मिल के काम करना चाहिए पाकिस्तान की खातिर। फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। यही वो मुल्क है भाई, वो जो 24वीं मईशत बना था। और अब कुछ बात करेंगे वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी। नीदरलैंड्स को जीत के लिए 287 रन का हदफ दे दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 49 ओवर्स में ढेर हो गई। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान 68 रन बनाकर नुमाया रहे।
پاکستان کی جانب سے اننگ کا آغاز اوپنر بیٹر فخر زمان اور امام الحق نے کیا، تاہم پاکستانی بیٹر اننگ کے آغاز سے ہی نیدرلینڈز کے بولرز کا سامنا کرنے میں مشکلات کا شکار رہے۔ فخر زمان 12، کپتان بابر اعظم 5 اور امام الحق 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ قومی ٹیم کا ٹاپ آرڈر ناکام ہونے کے بعد محمد رضوان اور سعود شکیل نے ٹیم کو سنبھالا اور اسکور 100 سے اوپر تک پہنچایا۔ اختتامی اوورز میں حسن علی 0 پر پویلین لوٹے، حارث رؤف اور شاہین افریدی نے اسکور کو 286 رنز تک پہنچایا۔ نیدرلینڈ کی جانب سے بزری لیڈے نے 4 وکٹیں حاصل کی، جبکہ ایکرمین نے 2، آریان دت، لوگن وین بیک اور پال وین میکرین نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ اور آپ کو بتائیں کہ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی 3 درخواستوں پر سماعت 16 اکتوبر کو مقرر کر دی ہے۔ اے ٹی سی جج ابو الحسنہ ذوالقرنین 16 اکتوبر کو تینوں درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ کھنہ میں 1، تھانہ بارہ کہو میں 2 مقدمہ درج ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں چیئرمین پی ٹی آئی کی خارج شدہ درخواستیں دوبارہ مقرر کی گئی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم حاضری پر اے ٹی سی نے تینوں درخواستیں ضمانت خارج کر دی تھیں۔ اور سپریم کورٹ نے 9 سے 13 اکتوبر تک مقدمات کی سماعت کے لیے 6 بینچ تشکیل دے دیے ہیں۔ پیر کو سپریم کورٹ کا 15 رکنی فل کورٹ بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس پر سماعت کرے گا۔ 10 سے 13 اکتوبر تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 50 کیسز کی سماعت کرے گا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آئندہ عدالتی ہفتے میں 120 مقدمات پر سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 50 کیسز پر سماعت کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 50 کیسز پر سماعت کرے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 50 کیسز کی سماعت کرے گا، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آئندہ ہفتے 40 کیسز کی سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہر میں عدالت کی اجازت کے بغیر نئے تعمیراتی منصوبے شروع کرنے سے روک دیا۔ اس موقع کے تدارک کے لیے موسم سرما کے دوران گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی جگہ سائیکل استعمال کرنے کی تجویز دے دی۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے تجویز دی حکومت سردیوں کے 4 ماہ میں سائیکل کرائے پر دینے کا سلسلہ شروع کرے، مفت سہولت بھی دی جا سکتی ہے۔ ایسا پلان مصروف علاقے سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے لندن میں سائیکل کرائے پر دینے کا کام شروع کیا گیا تھا، یورپ میں جج بھی سائیکل پر آتے ہیں۔ عدالت نے 10 مرلہ کے مکان کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی شرط عائد کرنے کی بھی ہدایت کی۔ بہاولپور کے علاقے چولستان میں 2 روز سے لاپتہ لڑکی کی لاش برآمد کر لی گئی۔ 19 سالہ لڑکی کی لاش نہر کے قریب سے ملی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے بہاولپور کا یہ علاقہ ہے چولستان، جہاں 2 روز سے لاپتہ لڑکی کی لاش برآمد۔ 19 سالہ لڑکی کی لاش نہر کے قریب سے ملی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور والد کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، جبکہ ایف آئی آر کے مطابق لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ بہاولپور کے علاقے چولستان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 2 روز سے لاپتہ لڑکی کی لاش برآمد کر لی گئی ہے۔ 19 سالہ لڑکی کی لاش نہر کے قریب سے ملی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مرتضیٰ، بتائے گا پولیس کی جانب سے مزید کیا کارروائی کی گئی ہے؟ بہاولپور کا یہ علاقہ ہے چولستان، جہاں پر 2 روز سے لاپتہ برآمد کر لی گئی ہے۔ ادھر جڑاوالا میں خاتون کا پراسرار قتل۔ اہل خانہ کے مطابق خاتون گھر کا کرایہ لینے گئی تھی لیکن واپس نہیں آئی۔ قبرستان سے رضیہ کی لاش ملی۔ بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ خاتون حسین نگر کی رہائشی تھی۔ گوجرانوالہ میں 2 ڈاکوؤں نے میڈیکل سٹور لوٹ لیا۔ مسلح ڈاکو گاہکوں اور سیلز مینز کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے لے اڑے۔ خریدار بچہ معصومیت سے سفاکیت کا نظارہ کرتا رہا۔ ڈاکوؤں کے خوف سے اپنی خریدی ہوئی چاکلیٹ اور پیسے تک دینے کی آفر کر ڈالی۔ سفاکیت بمقابلہ معصومیت۔ گوجرانوالہ کے میڈیکل اسٹور پر لوٹ مار، گاہک بچہ خوف و حیرت کی ملی جلی کیفیت کا شکار۔ وقت شام 6:35۔ مقام نظام پورا۔ گاہک خریداری میں مصروف تھے۔ 2 مسلح ڈاکو انٹر ہوئے۔ ایک لٹیرا پیسے سمیٹتا رہا، دوسرا پوزیشن لیے کھڑا رہا۔ گاہک بچہ باہر جانے کو پلٹا مگر ڈاکو نے راستہ روک لیا۔ بچے نے معصومیت سے اپنی چاکلیٹ ڈاکو کی جانب بڑھا دی۔ ڈاکو کے انکار پر پھر ایسا کیا، مٹھی میں موجود چند روپے بھی حوالے کرنا چاہے۔ سیلز مین اپنے ہاتھ سے رقم تھیلی میں بھر کر دیتا رہا۔
बच्चे ने अपनी खरीदी गई चॉकलेट का मुआवजा भी उसे थमा दिया। डाकू लाखों रुपए लूट कर भाग निकले। गाहक और सेल्समैन बेबसी से देखते रहे। और कराची में रात गए पुलिस और डाकू के दरमियान आंख मचोली जारी रही। मुख्तलिफ मुकाबलों में 10 जख्मियों समेत 11 मुलजिमान को धर लिया गया। स्ट्रीट क्राइम और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस डाकू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। शहर कायद में जराइम पेशा अनासर बेलगाम। कंदनाते डकैतों को लगाम देने के लिए पुलिस ने डंडा उठा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबलों में 11 डाकू कानून की गिरफ्त में आ गए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D, टीपू सुल्तान, बलोच फ्लाईओवर और शाह लतीफ टाउन सेक्टर 21C में भी पुलिस मुकाबले हुए। फायरिंग के तबादले में 6 जख्मियों समेत 60 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। असला, लूटी हुई रकम, मोबाइल फोन्स और दीगर लूटा हुआ कीमती सामान बरामद किया गया। सदर पार्किंग प्लाजा और लियारी चाकीवाड़ा में भी मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में 3 मुलजिमान पकड़े गए। शराब गोड गन्ना मंडी में सर्च ऑपरेशन में गैर कानूनी मुकीम 51 अफगान बाशिंदे कानून के शिकंजे में आ गए। ऑपरेशन के दौरान 10 मुश्तबा मोटरसाइकिलों को भी कब्जे में लिया गया। सदर सनम मार्केट में 10 रोज के दौरान लूटमार की तीसरी वारदात। 3 मुसल्लह मुलजिमान ने कपड़ों की दुकान का सफाया कर दिया। मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर भाग गए। चेहरे पर मास्क लगाए डकैत फरार हो गए। ताजिर बरादरी ने पुलिस कारकर्दगी पर अदम एतमाद करते हुए सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का मुतालबा किया। खबर है जामशोरों से, जहां पर दूसरी जमात के तालिब इल्म को ज्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुर्तजा घर से चीज लेने के लिए निकला और लापता हो गया। रात को उसकी लाश मिली। घर वालों पर कयामत टूट गई। वालिद के गम और हालत ज़ाद ने हर आंख को नमनाक कर दिया। आंखों में आगे बढ़ने की उमंग थी, दिल में कुछ कर दिखाने का जोश था, मगर ख्वाब ताबीर ना हो सके। जामशोरों में दूसरी जमात के तालिब इल्म को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। कमसन मुर्तजा चीज लेने घर से निकला मगर वापस न लौटा। घर वाले इधर उधर ढूंढते रहे। ये तलाश 14 घंटे बाद खत्म हुई। बच्चे की लाश घर के कुछ फासले से मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुर्तजा को गले में रस्सी डालकर कत्ल किया गया। जनाजा घर से उठा तो हर जानिब कोहराम मच गया। बाप शिद्दत गम से निढाल था। पुलिस के मुताबिक बच्चे को किसने कत्ल किया, खोज लगाने की कोशिश जारी है। मुल्क में महंगाई का पारा बदस्तूर हाई है। रवां हफ्ते महंगाई मजीद 0.11% बढ़ गई। शरह 37.07 तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात के मुताबिक 19 अशिया के दाम मजीद बढ़ गए। चीनी, टमाटर, प्याज, आलू, अंडे, लहसुन और LPG के दामों में इजाफा देखा गया। दालों समेत 16 अशिया की कीमत घट गई। महंगाई का बढ़ता वबाल, अवाम का जीना हुआ महाल। मुल्क में गिरानी का पारा बदस्तूर हाई रहा। रवां हफ्ते शरह मजीद 0.11% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 37.07% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक 19 अशिया के दाम मजीद बढ़ गए। एक हफ्ते में 16 की कीमतों में कमी देखी गई। चीनी की औसतन कीमत में 1 रुपया इजाफा हुआ। टमाटर मजीद 11 रुपए महंगे हो गए। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 98 रुपए बढ़ गई। एक हफ्ते में प्याज, अंडे, लहसुन, आलू की कीमतें भी बढ़ गईं। जलाने की लकड़ी, दूध, दही, मटन, खुश्क दूध के दामों में भी इजाफा हुआ। रवां हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत, चिकन, मसूर, दाल, चने की कीमतों में कमी आई। दाल, माश, आटा, सरसों का तेल, घी भी सस्ता हुआ। और अभी आपको बताएं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता हुआ। 284 रुपये से कम होकर 282 रुपये पर फरोख्त हुआ। डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये से कम होकर 282 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद सतह पर पहुँचने के बाद से अब तक 46 रुपये सस्ता हो चुका है। डॉलर की जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग और गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डायरेक्टर रेफरी कराची के मुताबिक कराची में 25 के करीब FIR दर्ज की गई हैं। 40 से 50 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 50,000 से ज्यादा डॉलर और उससे ज्यादा करेंसी रिकवर की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि क्रैकडाउन ने डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलर्स की कमर तोड़ दी। हुकूमत का टारगेट है मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से डॉलर तेजी से नीचे आ रहा है।
زہریلی LPG 15 روپے کلو درآمد کر کے 280 روپے کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ چیئرمین LPG انڈسٹریز ایسوسی ایشن عرفان کھوکر کا دعویٰ، کہا زہریلی گیس کو مکس کیا جاتا ہے جس سے پریشر بڑھ جاتا ہے۔ سلنڈر دھماکوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ غیر معیاری LPG کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ یہ حادثات جو ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار صرف CO2 مکسنگ والے ہیں یا جو گیس کے نام پہ گندی کیمیکلز لا رہے ہیں جو کینسر لیوا ہے، جو جسے معصوم جانیں جا رہی ہیں، تو سارا ان کا قصور ہے CO2 مکسنگ کا۔ 250 روپے کلو اس کا قیمت لگا لیں اور اس کی قیمت صرف 15 روپے کلو ہے۔ اور جو 2 نمبر گیس آ رہی ہے جو اس وقت سمگلنگ ایٹم کے طور پہ وہ سمگل ہو رہی ہے، اس کو فوری طور پر روکا جائے۔ بالکل کسی یہ جو LPG کے نام پہ جو کیمیکل منگوا رہے ہیں جو LPG انڈسٹری، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ میری حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ یہ سمگل ایٹمز کے طور پہ لا رہے ہیں، ان کو جو غیر میری گیس کیمیکل پانی آ رہا ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے۔ وزارت انڈسٹریز میں 32 کروڑ کا غبن، گولڈن ہینڈ شیک کے باوجود کچھ ملازمین 10 سال سے نوکریوں پر براجمان۔ قائمہ کمیٹی صنعت کے اجلاس میں بڑا انکشاف، حکام گولڈن ہینڈ شیک پر انکوائری سے لا علم نکلے۔ صورتحال پر قائمہ کمیٹی چیئرپرسن اور ارکان نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ چیئرمین نے کہا کہ یہ حال ہے وزارت کا، انکوائری تک کا علم نہیں۔ آئندہ اجلاس میں معاملے پر مکمل بریفنگ اور تجاویز مانگ لی۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں خدمت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایک سیاسی میر ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے جو قانون سازی کی ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندے ہیں، پرفارمنس آپ کے سامنے ہے۔ کل جس سڑک کا انہوں نے فیتا کاٹا اس کا سنگ بنیاد ہم نے رکھا تھا۔ نگراں وزیر بلدیات ہیں، میں ایک سیاسی میئر، وہ انڈیپینڈنٹ یا نیوٹرل طریقے سے ان کو چلنا ہے، اور میں ایک سیاسی جماعت کا میئر ہوں، سیاسی جماعت کا نمائندہ ہوں۔ ان کا بیانیہ یا میرے بیانیے میں ایک فرق ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سب سے زیادہ میرے خیال میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا وزٹ کیا ہے، تو اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں صفائی کا ایشو ہے، سڑک کا ایشو ہے، گندگی کا ایشو ہے، مین ہول کا ایشو ہے، اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کا ایشو ہے، تو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کتنے ٹاؤن ہیں میرے بھائی؟ 5، اور 5 ٹاؤن میں کون ہے؟ جماعت اسلامی۔ تو یار یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ نگراں وزیر اعلیٰ کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں برا حال ہے، وہ 5 جو ترازو والے بیٹھے ہیں وہ نا امیدی بیچتے ہیں، ان کا ٹارگٹ یہ ہے روز پریس کانفرنس کریں۔ جس چیز کا انہوں نے کل سنگ بنیاد رکھا اور جس سڑک کا افتتاح کیا اس کا کام ہم نے آغاز کیا تھا۔ بختیاری یوتھ سینٹر کو اپروو میں نے کرایا تھا، میری حکومت نے کرایا تھا۔ رئیس احمد جعفری روڈ ہماری حکومت نے منظور کی، اپروو کی، کام بھی ہم نے سٹارٹ کیا، اس کی نگرانی بھی ہم نے، بڑا آخر میں فیتا انہوں نے کاٹ لیا، نو پرابلم۔ وفاقی کابینہ میں مزید توسیع، معروف اوورسیز پاکستانی طاہر جاوید کو وفاقی کابینہ میں شامل کر دیا گیا۔ انہیں وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے سرمایہ کیا ہے۔ اس طرح معاونین خصوصی کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے شہزادہ احسن اشرف شیخ کو وفاقی وزیر مقرر کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف چیئرمین پیٹر کی درخواست پر 2 سے 3 روز میں فیصلے کا اندیہ دے دیا۔ سائفر کیس کا جیل ٹرائل اور جج تعیناتی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جلد فیصلے کا اشارہ۔ چیئرمین PTI کی جلد فیصلہ سنانے کی متفرق درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ چیئرمین PTI کی جانب سے وکیل شیر افضل پیش ہوئے۔ شیر افضل نے کہا سائفر کیس کا جیل ٹرائل شروع ہو گیا ہے لیکن ہماری درخواست پر ابھی فیصلہ نہیں آیا۔ پیر کو پھر جیل سماعت کے لیے سائفر کیس مقرر ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ میں جلدی کر دیتا ہوں، پیر کو تو نہیں لیکن 2-3 دن میں فیصلہ کر دوں گا۔ جسٹس عامر فاروق نے وکیل سے مکالمہ کیا کہ پریس کانفرنس میں آیا ہے کہ اڈیالہ جیل منتقلی پر آپ کو اعتراض ہے، حالانکہ آپ کی اپنی پٹیشن اٹک سے اڈیالہ منتقلی تھی، وہ منظور ہوئی ہے۔ وکیل نے بتایا کہ ہماری طرف سے آفیشلی کوئی بیان نہیں دیا گیا، ہمارا خیال تھا کہ اڈیالہ جیل میں B کلاس دیں گے لیکن نہیں دی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بہتر کلاس ہوگی، لطیف کھوسا کی کل پٹیشن تھی، اس پر نوٹس کر دیے ہیں۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں، بھگوڑے یوٹیوبر کی خفیہ کال میں آنے والا لارڈ ریمی رینجر کون ہے؟ پاکستان مخالف ایجنڈے میں مصروف را کے ایجنٹ روہت شرما اور بھگوڑے یوٹیوبر کے درمیان خفیہ روابط بھی سامنے آ گئے۔ اسی حوالے سے ہم ڈیٹیلز بھی لیں گے۔ بول نیوز کے نمائندہ خصوصی سلمان امان ہمارے ساتھ ہیں۔ سلمان، بطور آڈیو سامنے آئی ہے۔ جی بالکل، بھگوڑے یوٹیوبر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں کے مہاراجا عادل راجہ کی جو دوسری آڈیو لیک آج سامنے آئی ہے، اس دونوں آڈیو لیکس کے بعد یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جس شخص کا یا جس شخصیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے را کے ایجنٹ کی جانب سے، روہت شرما کی جانب سے، وہ لارڈ
रेमी रेंजर्स कौन है बिलाखिर, उसके हवाले से भी तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं, क्योंकि दोनों जो शख्सियात हैं पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा है, चाहे वो आदिल राजा हों या रोहित शर्मा हों यकीनी तौर पर, और उन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू की तान टूटती है वो लॉर्ड रेमी रेंजर्स के ऊपर टूटती है। रोमी शर्मा की जो भगोड़े यूट्यूबर को लॉर्ड रेमी रेंजर्स से राब्ता करके ISI के खिलाफ साजिश करने का जो गठजोड़ है वो सामने आया था पहली ऑडियो लीक के अंदर। और लॉर्ड रेमी रेंजर्स की अगर बात की जाए तो एक सरकर्दा बरतानवी हिंदुस्तानी ओरिजिन का सियासतदान है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर है, यानी बरतानवी पार्लियामेंट का जो ऐवानी बाला है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है उसके ये रुकन है। और इनका जो नेशनैलिटी है वो है तो ब्रिटेन की, लेकिन जो इनके नस्ली आप कह रहे हैं कि ताने बाने जो हैं वो भारत से जा मिलते हैं, और यही वजह की यह गठजोड़ जो है वो सामने आया। लॉर्ड रेमी रेंजर जो है ना सिर्फ अपने पाकिस्तान मुखालिफ बयानी की वजह से जाना जाता है, बल्कि कश्मीर के हवाले से और उम्मत मुस्लिमा के हवाले से भी उसका इंतहाई कट्टर और तासुब पर मबनी मौक़िफ़ है जो कि किसी से ढका छुपा नहीं है। और लॉर्ड रेंजर जो है वो हाल ही में खालिस्तान की तहरीक और खालिस्तान के हवाले से जो सिख कम्युनिटी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रेफरेंडम करवा रही है उसको भी ड्रामा करवा दे चुका है। और पाकिस्तान के ऊपर खासतौर पर लॉर्ड रेमी रेंजर्स की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान खालिस्तान की तहरीक को हवा देता है और सिख फॉर जस्टिस नामी जो तंजीम है और उसके साथ जो सिख रहनुमाओं हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की जानिब से फंडिंग का इल्जाम लगाने के अंदर ये शख्स पेश है। और 2022 दिसंबर में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कमिश्नर बराए मेयारात ने फैसला दिया था कि लॉर्ड रेमी रेंजर जो है उसने हाउस के ज़ाब्ते अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी भी की थी, यानी अखलाकी तौर पर सियासी तौर पर भी ये शख्सियत जो है वो मुतनाज़ है। और उसकी इंक्वायरी में भी इंकशाफ हुआ था कि लॉर्ड रेंजर ने खातून सहाफ़ी पूनम जोशी को धमकाया और जिनसी तौर पर हरासा भी किया। और यही शख्स जो है ये शरपसंदी को हवा देते हुए इसने कहा था कि अगर सिख वाकई खालिस्तान बनाने में दिलचस्पी रखते हैं तो खालिस्तानी पहले पाकिस्तानी पंजाब से। तो इस किस्म के जो इंतहाई मुतनाज़ा बयानात हैं, पाकिस्तान दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन, कश्मीर दुश्मन, खालिस्तान दुश्मन, ये शख्सियत है। और इसका रॉ के साथ जो गठजोड़ है, ताल्लुक है, ताना बाना मिलना जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए जो सरप्राइजिंग नहीं है। और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतों के हवाले से मामलात हैं, चाहे वो कादियानी कम्युनिटी हो, चाहे वो जो ईसाई कम्युनिटी हो, उसके हवाले से जो वाक़यात हैं उनको भी वक्तन फवक्तन उछालने के अंदर, हवा देने के अंदर, उनको नेगेटिवली पोर्ट्रे करने के अंदर इस शख्स का बहुत ज्यादा हाथ है। और खास तौर पर एक अरसे से ये अब देखा जा रहा है कि लॉर्ड रेंजर जो है पाकिस्तान के खिलाफ, खालिस्तान की तहरीक के खिलाफ एक मुखालिफ प्रोपेगेंडे के अंदर मसरूफ है। और जो भगोड़ा यूट्यूबर आदिल राजा है, वैसे तो वो लंदन में बैठकर बड़ी मुहब्बे वतनी का दावा करता है और दूसरी जानिब फौज और सियासी इदारों के खिलाफ हमने देखा है कि अपने जो वीलॉग्स हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इंतहाई बेहुदा और फौज जुबान भी इस्तेमाल करता है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये जाहिर करता है कि जो भगोड़ा यूट्यूबर है तो बेसिकली जो लॉर्ड रेमी रेंजर्स है उसका किरदार भी एंटायर पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया आपका रेट कर रहे थे आप। अमेरिका ने भारत के साथ ताल्लुकात में कमी का इशारा दे दिया। नई दिल्ली में अमेरिकी सफीर ने कहा है कि हरदीप सिंह तनाज़े के बाइस अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। अमेरिका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारत के साथ राब्ता मुनक़ता करना होगा। कनाडा भारत तनाज़े में अमेरिका भी शामिल, भारत के साथ ताल्लुकात में कमी का इशारा। नई दिल्ली में अमेरिकी सफीर ने कहा कि हरदीप सिंह तनाज़े के बायस अमेरिका और भारत के ताल्लुकात मजीद ख़राब हो सकते हैं। अमेरिका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारत के साथ राब्ता मुनक़ता करना होगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया कि हरदीप सिंह कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहकीकात में कनाडा का साथ ताउन करना होगा। सिखों की तहरीक, खालिस्तान और एहतजाजी मुजाहिरों को अमेरिका की हिमायत हासिल है। अमेरिका में रहने वाले हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। अभी आपको अहम खबर दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी एपेक्स कमेटी के इजलास में मौजूद। आर्मी चीफ को नेशनल एक्शन प्लान, सिंध में कच्चे के ऑपरेशन समेत दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर भी एपेक्स कमेटी के इजलास में मौजूद थे। आर्मी चीफ को नेशनल एक्शन प्लान, सिंध में कच्चे के ऑपरेशन समेत दीगर अहम उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा किन किन मौज़ूआत पर ब्रीफ किया गया आर्मी चीफ को?
जी बिल्कुल, आज मुल्क के सबसे बड़े शहर से आप कह सकते हैं कि मुल्क की मुआशी सरगर्मियों का हब है कराची। वहाँ पर आर्मी चीफ की आमद बड़ी ही इम्पोर्टेंस की हामिल थी और इससे जाहिर होता है कि किस तरह से जो तमाम तर सूरत हाल है, मुआशी बहाली का मंसूबा हो या अमन अमान का मंसूबा हो, उसके ऊपर तमाम तर मंसूबों को बड़े नपे तोले अंदाज के अंदर लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और इनके ऊपर बड़ी कड़ी नजर है, क्योंकि ये मामला खासतौर पर आज का जो एपेक्स कमेटी का इजलास है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा था। उसके अंदर रिवाइज यानी नजर सानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का एक कौमी एक्शन प्लान है, उसके साथ साथ जो सिंध के कच्चे इलाकों के अंदर ऑपरेशन किया जा रहा है और सी पैक या नॉन सी पैक मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी। और इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जिसके अंदर अब कुछ एक काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, वो है पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की उनके वतन को वापसी और इसके साथ साथ जो फॉरेन करेंसी रेगुलराइजेशन का इकदाम किए जा रहे हैं और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है और इसके अलावा जो SIFC के तहत सिंध के अंदर मंसूबे शुरू किए गए हैं और ग्रीन सिंध इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर खासतौर पर आर्मी चीफ को ब्रीफ किया गया। और इसके अलावा आर्मी चीफ ने आज के इजलास में जोर दिया कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो दीगर हुकूमती महकमे हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो एक तमाम तर जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको पूरी कुव्वत के साथ जो है वो कुचलेंगे और जो रिसोर्सेज हैं और जो इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं इस तरह से, ताकि मुल्क को जो कानूनी जो नुकसानात हो रहे हैं मुआशी महाज के ऊपर मुआशी शोबे के अंदर उनको रोका जा सके। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने जोर दिया कि तमाम तर जो मुतल्लिका महकमे हैं वो जो बड़े बड़े लैंडमार्क इनिशिएटिव जिनको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर SIFC है, चाहे वो करेंसी रेगुलराइजेशन हो या ग्रीन सिंध इनिशिएटिव हो, इन तमाम मंसूबों को आर्मी चीफ ने लैंडमार्क करा देते हुए कहा कि इनको बेहतर अंदाज के अंदर अचीव करने के लिए, तमाम तर अहदाफ हासिल करने के लिए जरूरी है कि तमाम तर जो हुकूमती महकमे हैं, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या सिविलियन महकमे हों, उनके दरमियान एक बड़ी मरबूत हम आहंगी जो है वो क्रिएट की जाए ताकि मंसूबों के ऊपर बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर आगे बढ़ा जा सके। और आज के इजलास के अंदर तमाम शुरका ने इस बात का अर्ज किया कि तमाम रियासती इदारे, हुकूमती महकमे और अवाम जो है वो मुल्क की तरक्की और खास तौर पर सुबह सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। इससे पहले आर्मी चीफ जब कराची पहुंचे तो कोर कमांडर कराची की जानिब से उनका इस्तकबाल भी किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अमान, आपसे मजीद भी जान। पाक बहरिया में तब्दीली कमान की तकरीब कल सुबह नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। सुबकदोश नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी कमान नेवल चीफ के हवाले करेंगे। बहरिया के नए सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ कल ओहदा संभालेंगे। एडमिरल अमजद न्याजी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो शुरका से अलविदाई खिताब भी करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबरा होंगे। 5 अगस्त 2019 से अब तक 800 कश्मीरी शहीद जबकि 21,000 कैद किए जा चुके हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस ने मोदी सरकार के अमन अमान के दावों का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2,500 से ज्यादा अफराद तशद्दुद का शिकार, 129 खवातीन ज्यादती का शिकार हुई। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल दिखाने का मंसूबा जमीन बोझ। कश्मीर मीडिया सर्विस की हालिया रिपोर्ट ने भारतीय दावों का पोल खोल दिया। 5 अगस्त 2019 से अब तक 800 कश्मीरी शहीद, 21,000 को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। 2,500 से जायद कश्मीरी काबिज भारतीय फौज के हाथों तशद्दुद का शिकार हुए। 1100 इमलाक को नजर आतिश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की दहशतगर्दी ने 130 बच्चों को यतीम किया। भारतीय फौज ने 129 कश्मीरी खवातीन की अस्मत दरी की, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, भारतीय फौज इज्तिमाई ज़्यादती को तहरीक आज़ादी के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। इंटरनेट ज़राए अबलाग की बंदिश, अमलाक की ज़ाब्तगी, मावराए अदालत कत्ल और पैलेट गन के बेजा इस्तेमाल जैसे पुरतशद्दुद इक़दामात का सामना है। 6,000 कश्मीरी ज़ख्मी, 882 अफराद बीनाई से महरूम हुए। रवां साल मई में मोदी सरकार ने श्रीनगर में G20 ममालिक इजलास के लिए हालात नॉर्मल दिखाने की नाकाम कोशिश की थी। आर्टिकल 370 की नाजायज़ तनसीख से मुतालिक मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत भी है। एशियन गेम्स T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तानी शाहीन्स को शिकस्त देकर अफगानिस्तान फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तानी शाहीन्स को शिकस्त, अफगानिस्तान का भारत से होगा टाकरा। चीन के शहर हंगूज में खेले गए एशियन गेम्स T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम 115 रन पर ढेर हो गई।
उमैर यूसुफ 24 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि अरफात मिन्हास 14 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अफगानिस्तान ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। नूर अली जरदान ने 39 और गुलबदीन ने 26 रन जोड़े। अब अफगानिस्तान का मुकाबला हफ्ते को भारत से होगा, जबकि पाकिस्तान कांसी का तमगे के लिए बांग्लादेश से मुकाबला करेगा। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ का एक और बड़ा कारनामा, चीन की 8000 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। संग मील आज सुबह अबूर किया। पाकिस्तानी कोहपेमा का एक और बड़ा कारनामा, शहरोज काशिफ ने पहाड़ों की बुलंदी पर भी सब सैलाली परचम लहरा दिया। चीन की 8000 मीटर बुलंद चोटी ओयो चोटी सर करके कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। शहरोज काशिफ बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा भी बन गए। कोहपेमा ने दुनिया की 6ठी बुलंद तरीन चोटी सर करके संग मील अबूर किया। शहरोज काशिफ एहसास हासिल करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी भी बन गए। आलमी रिकॉर्ड कायम करने के लिए बस एक चोटी की दूरी पर हैं। रिकॉर्ड के हसूल के लिए शीशा पंगमा को सर करना बाकी है। शहरोज काशिफ चीन में वाक़े शीशा पंगमा को रवा माह सर करने का इरादा रखते हैं। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।